सबको मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर वासु शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं बीएससी द्वितीय सेमेस्टर के भाषा का टेक्स्ट बुक 8 अच्छी कहानियां में से पंच परमेश्वर कहानी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। प्रेमचंद द्वारा लिखित पंच परमेश्वर एक अर्थपूर्ण कहानी है। कहानी पर विचार करने से पहले मैं प्रेमचंद के बारे में 2 शब्द कहना उचित समझता हूँ। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार हैं। इन्हें कहानी साम्राज्य भी कहते हैं। लगभग 300 से ज्यादा कहानियों को लिखे हैं। यही नहीं, हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में ये काम कर चुके हैं। प्रस्तुत पंच परमेश्वर में 2 मित्र रहते हैं। दोनों के बीच में अटूट विश्वास है। एक है जुम्मन शेख और उसका मित्र है अलगू चौधरी। बचपन से ही इनका मित्रता थी। जुम्मन शेख कभी हज जाते तो अपने घर बार सब कुछ अपने मित्र अलगू चौधरी के हाथ में सौंप के जाता, और अलगू चौधरी कभी बाहर जाते तो अपने घर इनके हाथ में देके जाते। दोनों के बीच में अटूट विश्वास था। जुम्मन शेख के एक काला मौसी काला जान नाम से जाना जाती है। उनके कुछ जमीन जायदाद थी और करीब के कोई रिश्तेदार नहीं थे। जुम्मन शेख और उनकी पत्नी दोनों मिलकर उनसे काफी प्यार से बातें करके, तरह तरह की रंग बिरंगी बातें वादे करके उनके मिल्कियत यानी जमीन जायदाद सब कुछ अपने नाम करवाते हैं, और अपने नाम कर लेने तक बहुत अच्छी तरह से खिलाते पिलाते हैं। और जिस दिन सारी जायदाद जुम्मन शेख के नाम पर रजिस्ट्री हो गए, तब से इनके व्यवहार में परिवर्तन शुरू होता है। महिलाओं के बीच में अनबन शुरू होती है। जुम्मन शेख की बीवी करीमन और काला मौसी के बीच में रोज झगड़ा होती है। करीमन अक्सर उनको खिलाती है, खिलाने से पहले कहती है न जाने ये बुढ़िया कब मरेगी। ऐसे बातों को सुनकर तंग आती है। काला मौसी जितना सहन कर सकती थी उतना सहन कर ली। यहाँ तक कि उनको कहते हैं बघारी दाल के बगैर इस बुढ़िया के गले में कुछ नहीं उतरती। ऐसे सारी बातें जितना सहन कर सकती थी सहन कर ली। और एक दिन जुम्मन शेख से कहती है, बेटा ये रोज रोज की खटपट मुझसे सहा नहीं जाता, तुम ऐसे करो, मुझे कुछ पैसा दिया करो माहवर, और मैं अपने पका कर खा लूंगी जितना मुझे चाहिए। क्या समझते हो, रुपया क्या पेट पर फलता है? नाराज होकर इस तरह कहता है जुम्मन शेख। दृष्टता से ऐसे कहते हैं, यहां तक कि तुम क्या मौत से जीत कर आई हो? तुम्हें खिलाने पिलाने में जितना हम पैसे खर्च कर चुके हैं, उसे हम एक गांव मोल ले सकते थे। अब यहां तक कि होती है दोनों के बीच में काफी झगड़ा होने के बाद खाला मौसी कहती है, मैं पंचायत बिठाना चाहती हूँ। जुम्मन शेख कहता है, यस मुझे भी यही चाहिए, ये रोज की कटपट मुझे भी नहीं चाहिए, फैसला हो जाए। जुम्मन शेख को मालूम है जीत किसकी होगी, क्योंकि अगल बगल के गांव में वो कागजात लिखने में काफी माहिर था, और उसे मालूम है ऐसा कोई नहीं होगा जो उसकी विरोधी ग्रुप में जाने की कोशिश करेगा या दुश्मनी मोल लेगा। तो इसलिए हाँ जरूर जाओ कहते हैं। काला मौसी हर जगह जाती है, सबको कहती है, लाठी टेक कर अगल बगल के गांव में सबको कहती है, अपने बुरे हाल कहकर रोक कर आती है। और यहाँ तक कि उसका मित्र अलगू चौधरी से भी कहती है, बेटा तुम भी एक क्षण के लिए आना। वो कहते हैं, मैं आकर क्या करूँगा, वहाँ बहुत सारे लोग तो होंगे। हाँ मैं सबको बुला चुकी हूँ, आना या न आना उन पर निर्भर है, लेकिन वो मेरा दोस्त है, पंचायत में आ जाऊंगा लेकिन मुंह नहीं खोलूंगा। दोनों सचमुच दोस्त थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, बचपन से, क्योंकि जुम्मन शेख के पिता उनको पढ़ाते थे और अलगू चौधरी अक्सर पढ़ाने से ज्यादा उनकी सेवा करने में ज्यादा जिक्र करते थे, क्योंकि अलगू चौधरी की पिताजी का धारणा थी कि शिक्षा पढ़ने से नहीं गुरु सेवा से मिलती है। और इस तरह के दोनों बचपन से मित्र थे, इसलिए वो कहते हैं ये मैं नहीं खोलूंगा, मुंह नहीं खोलूंगा।
तब मौसी कहती है, क्या दोस्ती बिगाड़ने की डर से ईमान की बात नहीं बोलेगा? और काला मौसी तो गई जरूर, लेकिन अलगू चौधरी के मन में ये बात गूंजते रहती है। उस दिन शाम पेट के नीचे सब लोग आके बैठते हैं। जुम्मन शेख सब लोगों को प्रभावित करने के लिए इलायची, तंबाकू वगैरह व्यवस्था कर चुका है और फर्श भी बिछा के रखा है और सब लोग उसको सलाम करके आके बैठते हैं। पंच लोग भी आ गए। काला मौसी अपने पूरे कहानी कहती है, पंचों, आप जानते हैं 3 साल पहले मैं अपने जमीन जायदाद जो कुछ थी वो मेरा भांजे जुम्मन शेख के नाम पर कर दी, लेकिन कुछ दिन तक ठीक था। धीरे धीरे समस्या शुरू हो गई और उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गई। इसलिए मैं उनको बोला कि मुझे महीने के लिए कुछ पैसा दे दिया करो। और ये सारी बात सुनने के बाद पंच कहते हैं, जुम्मन मियाँ, तुम किसे पंच बनाना चाहते हो? क्योंकि एक बार पंच जो निर्णय करेंगे या फैसला लेंगे तो उससे विरोध नहीं कर सकते या इनकार नहीं कर सकते। जुम्मन शेख आए हुए लोगों की तरफ देखता है जरूर, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो उनके मित्रता की जुन में है। सब लोगों के साथ कभी न कभी किसी न किसी कारण अनबन या वैमनस्यता ही। इसलिए वो कहता है, मौसी जिसे चाहे उसे पंच बनाए, मुझे मंजूर है। मौसी अलगू चौधरी को पंच बनाती है और ये भी कहती है, पंच किसी के दोस्त होता है, किसी के दुश्मन। पंचों की जबान से भगवान के निर्णय आता है, ऐसे वो कहती है। अलगू चौधरी पंच बनते हैं। पंच बनने के बाद सिलसिलेवार पूरे कहानी सुन लेने के बाद प्रश्न पर प्रश्न पूछते हैं। जुम्मन शेख सोचता है, ये लोगों को दिखाने के लिए ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, नहीं तो ये मेरा मित्र है। लेकिन अंत में अलगू चौधरी फैसला सुनाता है। काला मौसी से जो जमीन जायदाद जो कुछ जुम्मन शेख के पास है, उससे माहवर खर्च काला मौसी को देने के लिए जरूर मिलता है, उससे ज्यादा आमदनी है। इसलिए जुम्मन शेख को हर महीने माहवर खर्च मौसी को देना होगा। ये पंचायत का फैसला है। इसे सुनने के बाद सब लोग खुशी महसूस करते हैं, लेकिन जुम्मन शेख नाराज हो जाते हैं। पता नहीं धोखेबाज, ये मेरा मित्र था, ये कब की दुश्मनी निकाला है। इस घटना घटने के बाद वो दोनों अब मित्र नहीं रहते। पहले की तरह कोई संबंध नहीं था। और यही नहीं, जुम्मन शेख प्रतिशोध लेने के लिए इंतजार भी करता है, चाहता है जरूर इसके रिवेंज यानी प्रतिशोध लेना चाहिए। इस घटना होने के बाद 1 महीने के बाद एक घटना ऐसी घटती है जो जुम्मन शेख को प्रतिशोध लेने के लिए मौका मिलता है। अलगू चौधरी बटेसर से 2 अच्छे जाति की, पछाई जाति की 2 बैल खरीदा था, बहुत सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले। उसे देखने के लिए दूर दूर से गांव के लोग महीनों भर आते रहे। आज ऐसी घटना घटी, उन दोनों में से एक बैल मर चुकी है। इसलिए जुम्मन शेख काफी खुशी महसूस करता है। यही कहता है, ये दोस्त को दगा देने के फल है। और अलगू चौधरी सोचता है, कहता है, ये जरूर जुम्मन शेख विष पिलाया है। और जुम्मन शेख की पत्नी चौधराइन भी यही कहती है। और अलगू चौधरी की पत्नी और जुम्मन शेख की पत्नी दोनों के बीच में इस घटना के बारे में काफी झगड़ा भी होती है। उस गांव में समझू साहू नाम के एक व्यक्ति था जो इक्खा गाड़ी हाँकता था, हाथ से खींचने वाले गाड़ी। अक्सर सोचता था, काश एक बैल मिलता। गांव से मंडी, मंडी से गांव वो अपने गाड़ी खींच कर आता था दिन में एक बार। गांव में मिलने वाला घी वगैरह लेके, घी गुड़ वगैरह मंडी लेके आता था। मंडी से नमक आदि चीज गांव लेके जाता था। उसे पता चला कि अलगू चौधरी के पास एक बैल है और एक मर चुके हैं। और अलगू चौधरी भी काफी कोशिश करता है शुरू में उसकी जोड़ा दोबारा खरीदा जाए और
जब उसके बराबर की झोड़ा कहीं नहीं मिलता तो उसको लगता है इसे बेचना ही ठीक है। और समझू साहू आता है, देखता है, और उसे देखने से उसको लगता है जरूर मैं 3-4 खेपे करूंगा। खेपे यानी ट्रिप, गांव से मंडी, मंडी से गांव। और व्यवहार चलता है और कहता है मैं 1 महीने में पूरा पैसा दूंगा, और कहकर बैल ले चलता है। अलगू चौधरी को भी कोई जरूरी नहीं था, इसलिए वो घाटे के बारे में न सोचकर समझू साहू को देता है। वादा रहा 1 महीने के भीतर समझू साहू बैल का पैसा चुका देगा। बैल तो ले लिया समझू साहू, दिन में 3-3, 4-4 खेपे करना लगा। बहुत ज्यादा सामान भरकर लेके जाता था, लेकिन बैल की देखभाल करने के लिए बिल्कुल लापरवाही करता रहा। मंडी में कभी कभी सूखा भूसा डालता था, उसकी परवरिश या देखभाल करने के बारे में जरा भी ख्याल नहीं था। दिन में 4-4 बार घूमना, गांव से मंडी, मंडी से गांव। अलगू चौधरी के पास से बैल था तो कितने व्यवस्था थी। उसे अरहर की दाल खिलाते थे और साफ पानी पिलाते थे, और उसको मालिश करने के लिए अलग सेवक थे। लेकिन यहाँ केवल दौड़ना दौड़ना। धीरे कुछ ही दिनों में उसकी हड्डी बाहर दिखने लगी, और पहले की तरह उसके जो सुदृढ़ काय था वो नहीं रहे। एक दिन शाम को आखिरी ट्रिप करते समय बहुत ही सामान भरा हुआ था। सांझ के समय, हालांकि जाने के मन नहीं है बैल को, थोड़ा आराम करके जाने का, लेकिन उसके मौका नहीं देता। समझू साहू घोड़े से जोर से मारता है। तब बैल काफी शक्ति लगाकर दौड़ना शुरू करते हैं, और थोड़ा आराम करना या सांस लेने की कोशिश में रहता है बैल, लेकिन उसके भी मौका नहीं देता और जोर से मारता है। और बीच रास्ते में बैल दौड़कर दम तोड़ देते हैं। सांझ का समय, गाड़ी में बहुत सारे सामान है, और कमर में 200-250 के रुपए यानी बड़ी रकम है उसके पास। और एक बैल को जगाने की पूरी कोशिश करता है, उसका टांगे खींचता है, लाठी से उसके नथनों को डालता है, लेकिन वो हिलता नहीं। तब उसको पता चलता है अब कुछ नहीं है, अब वो मर चुका है। बहुत नाराज हो जाता है, इसको यही मरना था और अब सोने का वक्त नहीं है, और जेब में कमर में पैसा है, और गाड़ी में बहुत सारे सामान है, इसलिए पूरे अगले सुबह होने तक उसको जागते रहना चाहिए। इसलिए वो हुक्का पीता है, गाता है, पूरे रात रहने की पूरी कोशिश करता है, जागते हुए रहने का। लेकिन पता नहीं कब नींद आती है। अगले सुबह जब उठता है, देखता है कमर पर टटोलता है, पैसा नहीं है, और गाड़ी पर सामान नहीं। बहुत रोता है, नाराज होता है, जिंदगी भर की कमाई लूट गए, और किसी तरह घर पहुंचता है। वहां उसकी बीवी सौआइन यानी समझू साहू की पत्नी, वो भी बहुत नाराज हो जाती है। उल्टे सीधे डांटती है अलगू चौधरी को, पता नहीं कुलछनी बैल दे दिया है, पूरे सत्यानाश कर दिया। ये घटना घटने के बाद पैसे तो छोड़ नहीं सकता अलगू चौधरी। अक्सर वो बैल के पैसे मांगने के लिए समझू साहू के पास आते थे, लेकिन समझू साहू और उसकी बीवी जलाए हुए कुत्ते की तरह भौंकते थे, यानी झगड़ा करते थे। ये बहुत सारे संदर्भ में ऐसे घटना होते हुए देखकर गांव वाले कहते हैं पंचायत घटा लो। समझू साहू भी कहता है, और वो अपने मित्रों की टोली भी बनाया है, और पंचायत बैठती है। पंचायत वही उसी पेड़ के नीचे बैठती है, सब लोग आते हैं। समझू साहू को पहले से मालूम है किसको पंच बनाना है। पंच लोग, जो गांव के मुखिया लोग, बैठ के कहते हैं समझू साहू से, तुम किसको पंच बनाना चाहते हो? और वो जट से कहता है, मेरी तरफ से जुम्मन शेख। सब लोग देख रहे हैं। जुम्मन शेख भी काफी दिनों से प्रतिशोध लेने के लिए सोच के बैठे थे, और आज पंच बन के बैठे। लेकिन पंच का आसन ग्रहण करने के बाद उनको अपने जिम्मेदारी का एहसास होता है। भले ही वो पहले निर्णय कर चुके थे प्रतिशोध लेने का, लेकिन अब वो ऐसे नहीं सोचते हैं, बिल्कुल विवेक से काम करते हैं।
सिलसिलेवार पूरे घटना सुनने के बाद और वो अपने फैसला सुनाते हैं। समझू साहू अलगू चौधरी से जिस दिन बैल खरीदा था उस समय बैल ठीक ठाक था, लेकिन समझू साहू ठीक तरह से उसकी देखभाल नहीं किया। यही नहीं, उसी दिन यदि वो पैसा दे दिया होता तो ये समस्या नहीं रहती। इसलिए हालांकि अगल बगल के जो लोग जरूर कहते हैं कि बैल मारने के कारण पैसे में रियायत होना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन जुम्मन शेख साफ इनकार करता है, इससे पंचायत से कोई संबंध नहीं। इसलिए समझू साहू को बैल का पूरे दाम देना चाहिए। हाँ, कोई रियायत देना चाहते हैं तो उसकी बला मानुसपन है अलगू चौधरी का। इस तरह वो निर्णय देता है। तुरंत ये निर्णय सुनकर सब लोग पंच परमेश्वर कह के खुशी से चिल्लाते हैं, आवाज करते हैं, क्योंकि उनकी धारणा है, गांव की धारणा है, कभी भी वो अपने गांव की समस्याओं को लेकर कोर्ट कचहरी नहीं जाते हैं। इस निर्णय होने के बाद, फैसले के बाद दोनों पहले की तरह मित्र बनते हैं। ये दोनों के मित्रता जो है काफी अटूट पहले थी, बीच में कुछ दूर यानी हटी अलग अलग घटनाओं के कारण उन दोनों के बीच में अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी अच्छी मित्रता रही। ये प्रेमचंद की खासियत है, गांव की विशेषता है। गांव के परिवेश में जिस तरह घटना घटती है बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से प्रेमचंद लिखे हैं। धन्यवाद।